जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम वीआईपी हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज के क्लास में थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, हम पढ़ेंगे खून के बारे में, यानी उसी को ब्लड कहते हैं, रुधिर कहते हैं, रक्त कहते हैं। इसमें से जो आपका फेवरेट हो वो नाम लेके जानते रहिए। तो आज मानव रक्त के बारे में देखते हैं। ये तनिया देख लीजिए, इतना मेहनत से थंबनेल बनाया हूँ तो अच्छा लग रहा है ना बड़ा मेहनत लगा है आगे टॉपिक स्टार्ट। देखिए, जो ब्लड होता है इसके बारे में खुदरी खुदरा बात जानते रहिए। ये जो ब्लड होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा तो ब्लड क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का मतलब इसका पीएच 7 से ज़्यादा रहेगा। तो इसका एग्जैक्ट पीएच क्या रहता है, तो जहाँ खून गाढ़ा रहता है उसका पीएच रहता है 7.4। और अगर खून थोड़ा कहीं किसी शीशी बोतल में रख दीजिए तो हल्का पतला हो जाता है, तो नीट में जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे 7.2 दिखाएगा आपका सीरा का, जो सीरा में ब्लड रहता है उसका दिखाएगा पीएच 7.2, और जो धमनी रहेगा उसका दिखाएगा 7.4। कंपटीशन के लिए 7.4 ब्लड का पीएच याद रखे रहिएगा, ठीक। कोई भी मनई हो गया, उसके पूरे शरीर का जितना भी वजन है उसका 7 से 8% वजन खून रहेगा। कोई मान लो 100 किलो की हाथी वाली महिला है तो उसके अंदर 7 किलो खून होगा, यानी पूरे शरीर का 7% भाग क्या रहता है, रक्त। मेल में जनरली 5 से 6 लीटर खून रहता है, और महिलाओं में ये 4.5 से 5.5, आधा लीटर कम होता है। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो महिलाओं में खून मेल के तुलना में आधा लीटर कम होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो महिलाएं रहती हैं ना, शादी वादी के बाद अपने पति का खून पी के बराबर कर लें, ये इसलिए, ठीक है। ये एग्जैक्ट है, ये तो बस मजाक में बता दिया हूँ। ये हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, इसलिए ब्लड की भी मात्रा ऑलरेडी कम हो जाती है। और ब्लड के अध्ययन है कहाँ हो जा रहा है जी, ब्लड के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया, तो विलियम हार्वे, नाम याद रखिएगा, कौन, विलियम हार्वे चचा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ब्लड प्रेशर यानी जो खूनवा है ना, इसे भागता है, इसे भागेगा ना तो वो दाब लगाता है। जैसे आपको किसी सुरंग से गुजारे तो आप अगलियाँ बगलियाँ दाब लगाएंगे, उसी तरह खूनवा दाब लगाता है, उसी को कहते हैं खून दाब, या उसी को कहते हैं रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। अब ये मापा कैसे जाए, जैसे कोई लड़की पागल है कि नहीं इसका कैसे पता चलेगा, उसको देखेंगे, उसके चाल चलन से पता चल जाता है। तो खून का जो स्पीड है, प्रेशर कितना रहता है, उसको एक मशीन द्वारा नापते हैं, उसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ये नाम याद रखेगा। और जो खून है वो कितना तेजी से जाएगा या कितना तेजी से वापस आएगा, वो स्पीड सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रहता है 120/80। 120 जो है वो धमनी का दाब रहता है और 80 सीरा का दाब रहता है। तो जब ऐसे पुचकता है हृदय ना तो धड़ाक से तेजी से जाता है, फिर उसका जब आता है तो धीरे स्लो आता है। तो यानी 120 किसका है, धमनी का, और 80 किसका है, सीरा का, ठीक। इसके अलावा तो जो खून है इसका निर्माण होता कहाँ है, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है पता है, ये जो बड़की बड़की हड्डियाँ हो गई, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया जी, ये कैसे लिखते हैं, इसी से लिखते हैं ना, हाँ। तो ये देखिए, जो ये हड्डी आप लोग देखे हैं ना, ये वाली, इसके बिचवा में खाली जगह रहता है, ऐसे टॉम जेरी वाला हड्डियाँ याद करिए, इसी में येलो मैटर रहता है, उसी को बोन मैरो कहते हैं, उसी से होता है ब्लड का निर्माण। तो जो बड़ा बड़ा मोटा मोटा हड्डी रहता है उसी में होता है रक्त का निर्माण। और जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी जो बच्चा शिशु गर्भाशय में है, पेट में बच्चा नहीं रहता, गर्भाशय में रहता है, तो गर्भाशय में जब वो रहता है तो उसमें जो खून का निर्माण है वो यकृत करता है। कौन करता है, यकृत। इतनी बात क्लियर। आओ जरा आगे की ओर बढ़ते हैं, और अब हम देख लेते हैं कि ब्लड में रहता क्या है, यानी ब्लड का संगठन क्या क्या रहता है। तो देखिए, ब्लड में 2 भाग, यानी खून में 2 भाग पाया जाता है। कौन कौन सा, तो पहला जो होता है ना, खून में लिक्विड भाग रहता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा, और पूरे ब्लड का ये रहता है 55%। क्वेश्चन पूछ देगा, रक्त में सबसे ज़्यादा भाग क्या रहता है, ऑप्शन है प्लाज्मा, WBC, RBC, तो आप क्या लगाएंगे, प्लाज्मा, क्योंकि ये देखो 55% वही है, 45% में ये सब हैं। तो ब्लड में जो ठोस भाग रहेगा वो रहेगा रुधिराणु या उसकी कोशिका है, ये दोनों वही रहते हैं, और जो लिक्विड भाग है वो प्लाज्मा। क्लियर है। प्लाज्मा कितना है, 55%, तो कितना बचा, 45% क्या रहेगा, रुधिराणु। रुधिराणु 3 प्रकार का होता है, 4 हो गया क्या, 3 प्रकार का होता है। पहला RBC मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स, दूसरा WBC वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, तीसरा रहता है प्लेटलेट्स, ठीक। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा नाम,
WBC RBC प्लेटलेट्स। ठीक है, आओ जरा प्लाज्मा को एकदम डिटेल से तनिक देखता हूँ। तो प्लाज्मा में पूरा जो 100 मान लीजिए 55% प्लाज्मा है, उसी को हम 100 मान लिए, तो उसमें 90 से 92% वाटर रहता है, पानी। 90 से 92% क्या रहेगा? पानी। 7 से 8% प्रोटीन रहता है, बाकी जो 2% है उसमें अन्य रहते हैं। अन्य में ग्लूकोज, लवण और यही सब कार्बनिक लवण ये रहेंगे। और इधर यहाँ जनिक देखिए RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और PT मतलब प्लेटलेट्स, इसे बिम्बाणु भी कहते हैं। ये था। आइए इधर देखते हैं चित्र में, ये जो गोलका गोलका आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका RBC। गांव में आप लोग, गांव में नहीं जी, घर में अपने रोटी बनाते हुए देखते हैं, तो जब रोटियां का चकैया बनाते हैं, इसे बिचवा से दबा देते हैं। इसे बिचवा से दोनों तरफ से दबा दिए, तो जब बीच से दबा देते हैं तब हो क्या जाता है पता है? बिचवा में चिपटा हो जाएगा और कोने कोने मोटा हो जाता है। तो यही बिचवा में केंद्रक नहीं है, तो बिचवा में समझो चिपटा हो गया और कोने कोने मोटा है, यही है क्या? RBC। और तो ये देखो, ये जो है ना, ये पतली सी नस है, इसी के अंदर वहाँ खून के सब भाग हैं। ये जो दिखाई दे रहा है हट्टा कट्टा मुस्टंडा टाइप का ना, ये देखो, ये इसको कहते हैं WBC। और ये पतली पतली देख रहे हो जालिका टाइप की स्ट्रक्चर, ये सब ये देख रहे हो ना, देख रहे हो कोरोना वायरस की तरह स्ट्रक्चर, तो ये क्या है? प्लेटलेट्स। तो यही 3 हमको समझना था। प्लेटलेट्स इधर है, और ये ललका क्या है? तो ललका है RBC। उजरका हरिया ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? WBC। कोई दिक्कत? और जो हल्का हल्का इसमें देखो ये लिक्विड पार्ट लग रहा है, ये सब जो लिक्विड पार्ट है ये है इसका प्लाज्मा। तो ब्लड में कितने भाग? 2 ठो, प्लाज्मा और कार्पोसेल्स। कार्पोसेल्स कितने प्रकार के? 3। ठीक, WBC RBC प्लेटलेट्स। आओ जरा प्लाज्मा को देखें बढ़िया से। तो जो रक्त तरल अवस्था यानी वही लिक्विड अवस्था में रहता है, तो उसी में 90% भाग जो है जल से भरा रहता है। प्लाज्मा तरल अवस्था में रहेगा, इसका 90% भाग जल से भरा रहेगा, आपको पीछे बताया गया। इसमें आप याद रखिएगा एक वर्णक होता है बिलीरुबिन, इसी के कारण इसका रंग हल्का भूसा जैसन होता है, भूसा यानी पीला। तो बिलीरुबिन के कारण इसका रंग कैसा रहता है? पीला। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इसी के कारण जो मल होता है उसका रंग भी येलो रहता है। देखो ये तो बताया गया ना। अब ये जो ग्लूकोज हैं और इसके लवण हैं, ये सब मिलकर ऊर्जा निर्माण करेंगे। और इसमें जो प्रोटीन है उसमें कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन, एक तो फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या करते हैं? ये दोनों रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। प्रोटीन में क्या क्या याद रखेंगे? ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये 3 प्रोटीन याद रखिएगा। अब जरा कार्य देख लेते हैं, प्लाज्मा का कार्य क्या है। तो शरीर में जो प्रोटीन और अन्य पदार्थ हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह कौन लेके जाएगा? इसी प्लाज्मा, लिक्विड भाग है वही लेके जाएगा। शरीर में ये pH मान को संतुलित करके रखता है। और रक्त को, यानी कहीं चोट वोट लग गया, मान लीजिए झगड़ा कर लिए किसी लड़की से, अब वो लड़की बड़ा बड़ा नाखून चुड़ैल वाला रखी है, आपको खरबोट ली, खून बहने लगा, तो वो जो 2 मिनट ऐसे दबाए रहेंगे, मट्टी लगा के, बचपन में कहते थे ना खूनवा मरिजो मटिया जीजो, तो जम जाता है खूनवा, तो वो थक्का बनाता कौन है? प्लेटलेट्स। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स सहायक रहते हैं, तो प्लाज्मा भी सहायक है। और तो ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाना इसी का काम है, यानी पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरे की जगह पहुंचाना प्लाज्मा का काम है। अब एक यही हेडिंग आ जाता है सीरम। तो सीरम देखिए होता क्या है, ये है पूरा ब्लड, क्या है? ब्लड। अब इसमें ब्लड में नीचे की तरफ जो इसके हैं वो हैं कार्पोसेल्स। ब्लड से कार्पोसेल्स को बाहर निकाल लीजिए, यानी जो ललका वही रुधिराणु वाला भाग है बाहर निकाल लीजिए। तो प्लाज्मा में भी ऊपर का जो भाग रहता है, अगर इसको किसी में रख दिया जाए, तो कहाँ आ जा रहा है जी? प्लाज्मा को अगर रख दिया जाए तो ऊपर हम पीला पीला, यानी खून किसी बोतल में निकाल के रख दो, ऊपर हम पीला पीला टाइप का दिखाने लगता है, वही रहता है सीरम। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा गया है? प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाले कारक यानी फाइब्रिनोजेन को हटा दिया जाए तो जो बचता है उसी को क्या कहते हैं? सीरम। कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले क्लास में ब्लड का हम लोगों ने वीडियो जो देखा था उसमें हमने कुछ टॉपिक को समझ लिया था, पढ़ लिया था। आज हम उसकी आगे पढ़ता हूँ। ठीक, चलो आओ। तो ये सब हो गया था। इधर ब्लड क्या होता है, कितना रहता है मनई और औरत में, फिर उसके बारे में उसके तनिक जानकारी की, उसके संगठन क्या होते हैं, कहाँ बनता है, ये सब हो गया था। आज हमको देखो प्लाज्मा भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। सीरम पढ़ चुके थे, रुधिराणु से हमको पढ़ाना है। देखो जो ब्लड होता है ना उसमें 45%, 55% क्या रहता है? उसका रुधिराणु यानी जो ठोस भाग है
कोशिकाएं उसकी 45% में रहेंगी और ये ठोस रूप में रहती हैं। अब ये जो 45% है ना, बट जाती हैं 3 ठो अलग अलग में। और पहिलका रहता है RBC, लाल रुधिर कणिका। दूसरा रहता है WBC, श्वेत रुधिर कणिका। तीसरा PT मतलब स्कूल वाला जो PT नंबर 1, 2, 5 ये वाला मत याद करना। PT मतलब प्लेटलेट्स यहाँ होता है। ठीक, अब हम इसी में से एक एक को ना डिस्कस करता हूँ तनिक बिजोर से, मतलब काफ़ी डिटेल से। आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, PDF भेज दिया जाएगा। देखो RBC, रेड ब्लड सेल्स, उसको समझे? तो देखो इसका वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। देखो साइटो का मतलब होता है कोशिका, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड। तो इसका कलर कैसा रहेगा? रेड। इसीलिए का नाम दिया गया है लाल ब्लड कार्पोसेल्स, RBC। ठीक है, निर्माण कहाँ होगा? अगर कोई वयस्क है, हट्टा कट्टा मुस्टंडा आपकी तरह है या मेरी तरह है, या मान लीजिए कोई और तगड़ा जो इंसान रहे, मैच्योर हो गया रहे, उसमें ये तो बनता है अस्थि मज्जा में, यानी मोटका मोटका हड्डी जो है, इधर हो गया हड्डी, जांग का हड्डी हो गया, इन सब में बन जाएगा। कोई बच्चा है, बेचारा भी चला, अभी मान लो भ्रूण में है, अंदर गर्भाशय में बच्चा है, तो उसका तो हड्डी बना नहीं रहेगा। तो सवाल आ जाता है उसमें कहाँ रक्त बनता है? तो उसमें बन जाता है यकृत में। कहाँ? यकृत में। कभी कभी स्प्लीन, प्लीहा भी बनाने लगता है। वैसे तो उसको कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। मरने के बाद सब उधर ही दफन होते हैं। इसका जीवन काल RBC का 120 दिन। कितना? 120 दिन। 120 दिन तक जिंदा रहेगा, फिर मरेगा। जैसे मान लो कुछ 120 दिन हो गया, मर गई, फिर कुछ कल मरी, कुछ परसों मरी, ऐसे ऐसे चलता रहता है ये चक्र। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीन में। प्लीन, तिल्ली, इसे सब एक कई नाम है। ठीक, उसी को कब्रिस्तान कहते हैं RBC का, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। अब देखो ये जो RBC है ना, तो जो भी RBC मर गई वो कहाँ मरती है? स्प्लीन में, वहीं जाके नष्ट हो जाएगी। इसीलिए स्प्लीन को कहते हैं RBC का कब्र, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछा जाए कि मान लीजिए 1 नंबर में कह दिया गया ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो देखो ब्लड बैंक ऑफ RBC किसको कहेंगे? तो वो ग्रेवयार्ड है, स्प्लीन को कह देंगे। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक पाया जाता ना तो एकदम गोला रहता है, टेढ़ बाकुर, ऊबर खाबड़, मतलब गोल रहता है, लंबा मोटा जैसा भी रहता है। लेकिन इसमें केंद्रक है नहीं, तो ये पचका है। ठीक, जैसे घुम्बाड़ा लीजिए, एकदम गोला रहता है, उसका हवा निकाल दो पचक जाएगा, वही हाल इसका रहता है। अपवाद में याद रखिएगा, ऊंट और लामा के RBC में केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके RBC में केंद्रक होता है, ऑप्शन C पे रहेगा ऊंट, लगा दीजिएगा। तो ये देखो इधर यही है ऊंट और ये है लामा, यानी ऊंट में क्या रहता है? RBC में केंद्रक रहेगा, लामा में भी RBC में केंद्रक रहेगा। और हम लोगों में RBC में केंद्रक ना रहेगा। एक छोटा हो जाओ यार। हाँ चलो, आपको तो देख रहा होगा ना। और आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखो, ये जो ना अमाशय है उसी के पीछे स्प्लीन रहता है। ये तिल्ली जो प्लीहा है अमाशय के पीछे एकदम है, ये दिखाई दे रहा है ना, तन्नी के देखो या है। आओ आगे देखते हैं। अब लाल रुधिर कणिका के बारे में तनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। अब वो क्या होता है? तो पुरुष में इसकी संख्या रहती है 45 लाख से 55 लाख, यानी 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³, यानी 1 प्रति घन मिलीमीटर में 1 mm³ में पुरुष में रहेगा 45 से 55 लाख और महिला में रहेगा 40 से 45 लाख। तो महिलाएं बड़ा कहती हैं ना कि हम पुरुषों से कम हैं क्या, हम पुरुषों से कम है क्या। कोई एक लड़का रहे और ऐसे एक थबरा मार दे किसी लड़की को तो उसका दांत तो भरे गिर जाएगा, एकदम मुंह तो आधा हेरा जाएगा, जबड़ा तो जो हड्डी सबसे मजबूत होती है जबड़ा की, सब टूट टट जाएगा। और कोई लड़की किसी लड़का को एक थप्पड़ मारी, दुष्ट कहीं के, दुष्ट नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा। कहते हैं लड़के लड़की बराबर होते हैं, आओ बराबरा करो। यहाँ हीमोग्लोबिन ही पछड़ा दे रहा है, RBC ही पछड़ा दे रहा है, कटहर बराबर होगा। RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन CO2 को एक जगह से दूसरे के जगह ले जाता है। ऑक्सीजन को देखो इसका बीचवा में पचका रहता है, ऑक्सीजन बैठाएगा पकड़ के चल 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 ले जाएगा, CO2 कहेगा चल 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 तू भी चल। तो इस तरह से परिवहन करता है ऑक्सीजन CO2 का कौन? RBC। ठीक, अब क्वेश्चन आ जाता है RBC लाल काहे रहता है? तो आओ समझाता हूँ। RBC में ना 2 चीज़ पाई जाती है। कितनी चीज़? 2 चीज़। एक रहता है हीमैटिन, इसी में हीम नामक तत्व आयरन लोहा रहता है, लोहा के कारण इसका क्या कलर रहेगा? लाल। FI इसको कैसा कलर देता है? लाल। लेकिन इसी में एक प्रोटीन भी रहता है, ग्लोबिन प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन किससे बना है? हीम और ग्लोबिन से। हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन। ये ऑक्सीजन CO2 को पकड़ के ले जाएगी, चल 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 चल, फिर उधर से चल 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 ले आएगी। तो
तो ये ले आने ले जाने का काम कौन करेगा? यही। कोई दिक्कत नहीं, आओ आगे चलते हैं। भाई जब दिक्कत ना है तो रुकने से क्या फ़ायदा। अब बहुत बार कंपटीशन पूछता है, बताओ काकरोच का रंग मतलब उस काकरोच के खून का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा हीमोलिम्फ के कारण। ऑक्टोपस का रंग नीला किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण लाल, हीमोसाइनिन के कारण नीला और हीमोलिम्फ के कारण सफ़ेद। काकरोच देखो ना, ये करिया सा रहेगा गांव में, जहाँ मतलब सब्जी उब्जी रसोई घर में जहाँ सब्जी अब्जियाँ सड़ जाती हैं, यही रहता है। देखोगे ना, जब कोई लड़की रहेगी देख लेगी अगल बगल कोई लड़का नहीं है और काकरोच दिखाई देगा, मार के तो इसे जहरीले तो हम हैं। और जब देखेगी कोई लड़का है तो देख लेगी, हाँ देख रहा है हमको देख रहा है, और काकरोच, ओह माय गॉड काकरोच, आई एम अफ्रेड फ्रॉम काकरोच, नौटंकी करती हैं। इधर आओ देखते हैं। तो नीला ऑक्टोपस में किसके कारण? हीमोसाइनिन। सफ़ेद सब कहाँ गया जी, जस्ट रुके रहो तो सफ़ेद कलर किस में होगा? आ जाओ यार जल्दी आओ, छुमंतर काली, आप लोग भागिएगा मत। तो सफ़ेद कलर रहता है, अरे काकरोच में, किसके कारण? हीमोलिम्फ के कारण। आओ आगे देखते हैं। अब उससे संबंधित कुछ और बात, अगर आरबीसी नष्ट हो जा रही है ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं हीमोलिसिस। क्या? आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाएगा? हीमोलिसिस। अगर हम सो गए, ऐसे सो गए, तो हम लोगों का आरबीसी 5% कम हो जाता है। सीओ मतलब सोने पे ना श्वसन दर कम हो जाती है, हृदय धड़कन भी कम हो जाती है, सब आराम करने लगते हैं। ऊंचाई पे कहीं चले गए, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक आरबीसी की संख्या 30% कम हो गई। चले गए हिमालय पर्वत पे, 30% कम। सो गए, 5% कम। आरबीसी की संख्या अगर घट जा रही है तो एक रोग हो जाता है, इसको कहते हैं एनीमिया। इसमें आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो आरबीसी का घटना एनीमिया। अब यहाँ सवाल आ जाता है कि आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाएगा? पॉलीसाइथीमिया। तो आरबीसी का बढ़ना पॉलीसाइथीमिया और आरबीसी का घटना एनीमिया। ठीक। ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, ये पॉलीसाइथीमिया के लक्षण होते रहते हैं। आओ आगे चलते हैं, बस खत्म तो आओ अच्छा इसी बारे में का 2 पॉइंट और होगा ना? नहीं अब नहीं है। ये थैलीसीमिया एक रोग है, इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं, छोड़िए उसको, हट जाओ जी। तो इधर आरबीसी का बढ़ना पॉलीसाइथीमिया, घटना एनीमिया, कोई दिक्कत ना? वेरी गुड। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, वयस्क में, और भ्रूणावस्था में यकृत करेगा। लीवर बड़ा व्यस्त रहता है, कहता है यार हमको कोई सा काम तो कर लेंगे। क्वेश्चन कमेंट करके बताइए सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, बताइए जल्दी से। आरबीसी का कलर लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नीला किसके कारण? हीमोसाइनिन। उज्जर किसके कारण? हीमोलिम्फ के कारण। ठीक। हीमोग्लोबिन में क्या क्या रहता है? देखो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन में 2 चीज़, हीम ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन है, ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाएगा, और हीम वही तो लाल कलर देता है इसको। ठीक। और आरबीसी में क्या देखें, पुरुष में कितना रहता है? 45 लाख से 55 लाख, महिला में 40 लाख से 45 लाख। कोई दिक्कत ना? ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, CO2 का परिवहन करेगा। हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है इसका रंग। और ये देखिए इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, सब में 2 को छोड़ के, ऊँट और लामा को। कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को, और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं प्लीहा को। जीवन काल 120 दिन। मृत्यु होने के बाद आरबीसी मरती कहाँ है? जाके स्प्लीन में। वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट, ये बात याद रखिएगा। क्या बंधु, क्या हालचाल? वीआईपी आइए, चलिए पिछला वाला पार्ट को हम आगे बढ़ाता हूँ। तो पिछला में हम कहाँ तक बात किया था? आरबीसी, और उसके और पिछला कहाँ बात किया था? ब्लड का प्लाज्मा प्लाज्मा, ये सब बात हम कर चुका था। तो अब हम डब्ल्यूबीसी का बात करता हूँ। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, या तो कह लीजिए व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स। ठीक है। अब हिंदी में उसको कहते हैं सफ़ेद रुधिर कणिकाएं या तो श्वेत रुधिर कणिकाएं। वैज्ञानिक नाम इसका ल्यूकोसाइट। आरबीसी का क्या होता था? इरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट। कहाँ निर्माण होगा? अस्थि मज्जा, मतलब वह मोटका मोटका हड्डी के बिचवा में। मृत्यु कहाँ होगी? रक्त खूनों में मर जाएगा, फिर जाके उधर दफना देंगे जहाँ दफनाते थे। बताइए कमेंट करके आरबीसी को कहाँ दफनाते थे। जीवन काल इसका 2 से 4 दिन। कुछ ऐसी रहती हैं जो मजे दिन तक चलती हैं, तो इसी में एक आ जाता है मेमोरी सेल, इसी में आ जाता है, वो आपको अलग से पढ़ना रहेगा। नीट टूट में जब जाएंगे उतना डिटेल से, इधर वो नहीं रहता। और इसमें केंद्रक रहता है, आरबीसी में नहीं रहता, और इसमें रहता है। संख्या इसकी 1 mm³ में देखेंगे तो 8000 से 10000, कहीं कहीं 6000 से 11000 रहता है, तो घबराइएगा मत। इसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर का इम्यूनिटी बनाए रखता है। कोरोना में इम्यूनिटी कमजोर हो जाता था ना, ये इम्यूनिटी बनाया रखता है।
एकदम बरियार मजबूत हट्टा कट्टा बनाए रखेगा। ठीक, ये क्या करती है, जीवाणु कोई अंदर प्रवेश कर गया, शरीर में कोई भी हानिकारक पदार्थ जो शरीर को हानि पहुंचाता है वो प्रवेश कर गया, तो ये क्या करता है, उसको खोजेगा, अच्छा तुम हो, तुम हमारे शरीर का भाग नहीं हो, रुको रुको, तो उसको केमिकल वेमिकल छिड़क कर मार देता है। तो यानी ये बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए या फिर कोई अदर हानिकारक पदार्थ हो गए, उनको ये मारने का काम करता है। इसीलिए इसको कहते हैं गार्ड सेल, और ये पहचानता भी है, इसलिए इसको पुलिसमैन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आए पुलिसमैन गार्ड सेल किसे कहते हैं, तो धड़ाक दे ऑप्शन हेरिएगा, WBC कहाँ है। आइए इसके बारे में मजे जानते हैं जी। WBC दो तरह का होता है। अगर WBC में छोटा छोटा कण पाया जा रहा है, छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं कणिकामय WBC, और नहीं पाया जा रहा है तो अकणिकामय WBC। देखो ये ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका युक्त, कणिका रहित। कणिका युक्त तीन प्रकार की, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, नाम याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। और इधर अकणिका दो ठो, कौन कौन, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये नाम बस आप याद रखिए। कहेगा सबसे बड़ा WBC है, डरवा रहा है क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं, सबसे बड़ा WBC नाम याद रखिएगा मोनोसाइट। क्या याद रखेंगे, मोनोसाइट। कहेगा सबसे अधिक संख्या में रहता है, तो सबसे अधिक संख्या में न्यूट्रोफिल रहता है। क्या रहेगा, देखिए यहाँ लिखा गया है, सर्वाधिक मात्रा में कौन रहता है, न्यूट्रोफिल, और सबसे बड़ी आकार का मोनोसाइट, सबसे छोटी आकार का लिम्फोसाइट। जब एड्स हो जाता है ना तो यही लिम्फोसाइट ये मरने लगता है। ठीक, बेसोफिल ये सबसे कम मात्रा में रहता है, तो ये बात आप लोग याद रखिए, जनरल नॉलेज है, यही सब तो पूछता है, इसी सब को ध्यान नहीं देते। आओ देखो ये मोनोसाइट, सब में देखो पांचों है ना, पांचों में सबसे बड़ा कौन लग रहा है, मोनोसाइट। ठीक, तो कमेंट करके बताइए सबसे छोटा आपको कौन लग रहा है, देखिए ध्यान से, और सबसे छोटा कौन लग रहा है। देखो मैं चाहूँ तो इसको एकदम डिटेल से भी पढ़ा दूँ, लेकिन ये नीट की क्लास नहीं है, कंपटीशन लेवल की है। ठीक, आओ आगे चलता हूँ। अब एक एक के बारे में अच्छे से लिखा गया, वही जो मैं बताया वही सब लिखा गया। देखो न्यूट्रोफिल सर्वाधिक संख्या में रहेगा, ये बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण करता है और शरीर का रक्षा करेगा। मान लो ये कमजोर पड़ गया, तब उसके बाद आएगा ठीक, तो बेसोफिल ये सबसे कम मात्रा में रहता है, शरीर में एलर्जी बताता है। जैसे ही बेसोफिल की मात्रा शरीर में बढ़ी, डॉक्टर तुरंत समझ जाएगा अब तुम बीमार होने वाले हो, तुमको एलर्जी हो रही है इसके प्रति, अब यानी तुम बीमार हो गए। तो जब भी ब्लड रिपोर्ट चेक कराएंगे तो उसमें लिखा रहता है बेसोफिल, तो बेसोफिल की संख्या ज़्यादा लगे नॉर्मल से, तो इसका मतलब बीमार होने वाले हो, अभी हुए नहीं हो। इओसिनोफिल ये क्या है, परजीवी के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है, और त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये उस टाइम इसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगा। एक मिनट तनी रहो, रुके रहो, चलो अब बताना। मोनोसाइट क्या होता है, आकार में सबसे बड़ी, और ये घाव भरने में मदद करती है। कहीं जा रहे हो, गिर गए, साइकिल चला रहे हो, चोट लग गया, कहीं कोई दो थप्पड़ मार दिया तो घाव हो जाता है, उसको भरने में कौन मदद करता है, मोनोसाइट। ठीक है, और सबसे बड़ा आकार किसका रहेगा, मोनोसाइट का। लिम्फोसाइट सबसे छोटा आकार, और ये मेमोरी सेल का निर्माण करती है, और यही मेमोरी सेल है। जैसे मान लो कोई बाहर से आया, अब वो याद रखेगा कि ये तो हमारा शरीर का भाग नहीं है, धड़ाधड़ उसको कुछ कोशिकाएं मार देंगी। अब मारने के बाद याद रखती हैं कि हाँ इसको तो ऐसे मारा गया है, और 2 से 4 दिन बाद ये मर जाएंगी, तो यही मेमोरी कोशिकाएं जिंदा रहती, यही अगली पीढ़ी को बताएगी कि तुम्हारे दादा इसको ऐसे मारे थे, तुम भी मारो। ठीक है, WBC क्लियर। आइए और आगे चलते हैं, प्लेटलेट्स को देखते हैं। देख रहे हैं एकदम जैसे मकड़ी का झाला वाला लग रहा है, एकदम वैसे ही प्लेटलेट्स आपन में चपक जाता है, तो जब खून बहने लगता है चपक के ये सब थक्का बना देता है, खून का बहना रुक जाता है। तो इसका नाम थ्रोम्बोसाइट कहेगा, इरिथ्रोसाइट RBC, ल्यूकोसाइट WBC, थ्रोम्बोसाइट ये है प्लेटलेट्स का। निर्माण अस्थि मज्जा, मृत्यु प्लीहा में, इसमें भी केंद्र नहीं रहता है। जीवन काल 3 से 5 दिन, इसका 1 सप्ताह जीवन काल रहता है, कहीं कहीं वो दिया रहता है। कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाएगा। व्यक्ति में, नॉर्मल व्यक्ति में प्लेटलेट्स की मात्रा 1.5 लाख से 3.5 लाख, ये देखो 1.5 लाख से 3.5 4.5। ठीक है, ये करता क्या है, डेंगू बुखार में इसकी संख्या घट जाती है, तो आपको कमजोरी आ जाएगा। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब RBC कम है, और काम कोई कर रहे थक जा रहे हैं, मतलब आपका प्लेटलेट्स कम है। ये सब बढ़ाइए, खूब देर तक पढ़िए। एक रोग होता है हीमोफीलिया, इसमें रक्त जमता नहीं, बहता रहता है। इसके बारे में बस इतना ही जानना है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं या ब्लीडर डिजीज, बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं। कहीं चोट लग गया, खून बने लगे, थक्का नहीं बनेगा, उसी को हीमोफीलिया कहते हैं। सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था। आप सर्च कीजिएगा हीमोफीलिया बाई बायोकेमिस्ट्री, आ जाएगा मेरा वीडियो, आराम से हीमोफीलिया को डिटेल से देखिएगा। ठीक, और नहीं तो 1-2 दिन बाद हम इस पर भी अपलोड कर दूंगा। आइए आगे बढ़ता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जानते रहिए। देखिए, अगर पूछा जाए सबसे
ज़्यादा संख्या में कौन रहता है, तो ब्लड में सबसे ज़्यादा संख्या में, प्लाज्मा को छोड़ दीजिए, प्लाज्मा को छोड़ के तब बात हो रहा है, आरबीसी सबसे ज़्यादा संख्या में रहती है। कितना रहती है, तो आरबीसी रहती है 45 से 50, मतलब 45 से 55 लाख। कितना, 45 लाख हम चलिए मान ले रहा हूँ, ठीक। अब इसके बाद प्लेटलेट्स कितना रहता है, 3.5 लाख, या चलिए 3.5 लाख, 3.5 लाख। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी कितना रहता है, 11,000, 11 के मतलब 11,000, तो सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये हैं, सबसे ज़्यादा यही है आरबीसी। आकार का बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद आरबीसी, सबसे छोटा आरबीसी लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में आरबीसी। कोई दिक्कत ना दिक्कत। आओ रेशियो कई बार पूछा है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का रेशियो क्या है, तो 600 रेशियो 1 रेशियो 40, ये होता है रेशियो इन सब का। देखो जो रक्त का थक्का होता है ना, आप जानते रहिएगा, रक्त का थक्का, ये सब फालतू लिखा गया, इसको छोड़ो मत, इसको नहीं याद करना। रक्त का थक्का में आपसे पूछेगा कौन सा तत्व यूज होता है, तो आप याद रखिएगा कैल्शियम। कौन सा तत्व, कैल्शियम। बताओ रक्त का थक्का कौन बनाता है, कैल्शियम। कहेगा रक्त के थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन में आप याद रखिएगा विटामिन के। क्या याद रखेंगे, विटामिन के। इसी के में रहता है प्रोथ्रोम्बिन और मतलब थ्रोम्बोसाइट, और उसी में क्या रहता है, कैल्शियम। तो आप तत्व पूछे कैल्शियम याद रखिएगा, विटामिन पूछेगा तो क्या याद रखेंगे, के। कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो थक्का बनाता कैसे है, ये तनिक खूब फोटो लगाया था मैं खूब बढ़िया से। देखो जैसे मान लो ये रुधिर कोशिका हो गई, अंदर खून बह रहा है, अब यहाँ ऊपर थोड़ा सा छिलरा गया, तो जैसे छिलरा जाएगा तो जो डब्ल्यू प्लेटलेट्स है सब आपस में चपक के देखो क्या बना ली है। इस तरह से अब अंदरवा से ब्लड फ्लो करेगा, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं आएगा। कितना बढ़िया है। तो अब बताओ कोई डाउट, तो इस तरह आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए, बना दिया जाएगा। आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।